हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आपका अपना यूट्यूब चैनल देव लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम नया वीडियो लेके आए हैं क्लास 9th का बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। बिल्कुल हम जो इसमें पढ़ेंगे न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। जो न्यू एनसीईआरटी में सिलेबस चेंज हुआ है, पहले मैं सिलेबस के बारे में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जो पुराना एनसीईआरटी है बिल्कुल वही है, इसमें बस थोड़ी सी चेंज हुई है। चेंज क्या हुई है, पहले इसमें लाइफ अर्थ पे कब शुरुआत हुई और कहाँ से शुरुआत हुई इस बात के बारे में बताया गया है। तो हम ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में पहले समझेंगे। उसके बाद माइक्रोस्कोप के बारे में इसमें दिया हुआ है कि माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किसने किया और कैसे माइक्रोस्कोप की हेल्प से सेल को देख पाया, फर्स्ट टाइम किस साइंटिस्ट ने देख पाया। तो ये दो चीज चेंज हुआ है। और एक कैंसर के बारे में, तो ये चेंज हुई है। अब बाद बाकी जो बीच में थी सेल सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, क्या कहते हैं ऑर्गेनल्स का फिर डिटेल्स स्ट्रक्चर, तो वो सब सेम है, तो वो सब पढ़ना है। तो आज की डेट में हम लोग देखेंगे सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, मतलब डिस्कवरी एंड इंट्रोडक्शन। मतलब सेल का डिस्कवर कौन किया और उसका इंट्रोडक्शन, जैसे माइक्रोस्कोप के बारे में, सेल मतलब लाइफ की ओरिजिन अर्थ पे कब हुई और कहां से हुई। तो सेल ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड माइक्रोस्कोप, तो ये इन दोनों में हमारा लगभग 2 लेक्चर बन जाएगा। पहला लेक्चर हम सेल और ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में देखेंगे, फिर जाके माइक्रोस्कोप पे एक इंडिविजुअल लेक्चर बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सेल क्या होती है। तो आप लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे होंगे सेल के बारे में। सेल क्या होती है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को ही हम लोग सेल बोलते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल से भी समझते हैं। जिस तरह से घर बनाने के लिए ईंट की जरूरत होती है, एक एक ईंट को जोड़ करके घर बनती है, बहुत बड़ा घर बनती है। चाहे घर को आप 1 फ्लोर का बना ले, 5 फ्लोर का बना ले, 100 फ्लोर का बना ले, तो स्टार्टिंग लेकिन एक एक ईंट से ही होती है। तो एक एक ईंट मिलके ही बहुत बड़ा घर बना पाता है। तो जो एक ईंट उसका है वो उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हो गया। और दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे आपने टाइल्स का सड़क देखा होगा, उसमें क्या होता है, जैसे एक टाइल सही है, फिर दूसरा टाइल सही है, तीसरा टाइल्स है, चौथा टाइल्स है। इस तरह से बहुत सारा टाइल्स मिलके एक लंबी सड़क बना देता है, एक लंबी सड़क बना देता है। तो बट इसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, जो इसका एक यूनिट है, वो क्या है, उसका एक ये वाला ब्रिक्स या टाइल्स है, जिसे ही हम लोग क्या बोले, अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में है तो उसे हम लोग सेल बोल देते हैं। तो सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, चलते हैं इसका डेफिनेशन लेकर आप लोग को हम बताते हैं। ए cell is the fundamental मतलब बेसिक, बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए क्या लिखा हुआ, ए सेल इज द फंडामेंटल मतलब बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। मतलब जो आपको बात समझाए, एक सेल जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का विदाउट एनी एक्सेप्शन, अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो सेल से ही मिलकर बना होगा, विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो वही बात लिखा हुआ, ए सेल इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन, उसके स्ट्रक्चर को भी बनाता है, मतलब पूरी संरचना को भी बनाता है। कोई बिल्डिंग है वो छोटी छोटी ईंट से ही मिलकर बना हुआ है, तो पूरे एक स्ट्रक्चर को बना रहा है। और फंक्शनल यूनिट ऑफ उसमें फंक्शन भी करता है। किसी ऑर्गेनिज्म में अगर सबसे छोटे लेवल पे देखा जाए तो क्या काम करता है, तो एक सेल ही काम करता है। आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल का भी नाम सुना होगा, जैसे आरबीसी हो गया, न्यूरॉन्स हो गया, ब्लड सेल आरबीसी,
तो सेल ही फंक्शन करता है हमारे बॉडी में, चाहे लीवर का सेल हो गया, किडनी का सेल हो गया, ब्रेन का सेल हो गया, हार्ट का सेल हो गया, चाहे हमारे बोन का सेल हो गया, वो कंबाइंड फंक्शन करता है। तो उसके बारे में बाद में हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या समझे, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है वो कौन है, सेल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, ए सेल इज द A cell is the building units of living organism। यहाँ पे बेसिक लगा देते हैं, क्या लिखे, ए सेल इज द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छा डिफिनेशन हुआ, वही बात लिखा हुआ जो मैंने आपको समझाया। ए सेल इज द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ लाइफ, मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को या लाइफ को कौन बनाता है, एक सेल ही बनाता है। तो यहाँ पे सेल के बारे में थोड़ा सा हम पहले समझे, इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना आगे चल के, कितने टाइप के सेल होते हैं, सेल का शेप क्या होता है, कैसे ये पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना देता है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे एक बात है और आप लोग क्लियर करना चाहेंगे, बहुत सारे बच्चे को ये कंफ्यूजन होता है कि सर जैसे हम लोग केमिस्ट्री में एटम के बारे में पढ़ते हैं उसी तरह बायोलॉजी में सेल के बारे में पढ़ते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है, ये दोनों अलग चीजें हैं। केमिस्ट्री में एटम के बारे में पढ़ते हैं जो कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है अगर आप लोग के हिसाब से देखा जाए तो, और बायोलॉजी में जो हम लोग स्मॉलेस्ट फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट बोल रहे हैं सेल, वो एक फंक्शन करने वाला यूनिट सेल है। सेल में भी बहुत कुछ होता है, आप लोग याद कीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, फिर वो राइबोसोम्स, न्यूक्लियस वो भी तो किसी चीज से मिलकर बना होगा। वो किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वो भी तो किसी से मिलकर बना होगा, वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। फिर वो मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना होगा, वो एटम से मिलकर बना होता है। मतलब फाइनली आ गए हम एटम पे। तो सबसे छोटा पार्टिकल्स दुनिया में क्या है, एटम है। चलिए इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू भी आप लोग को हम समझाते हैं। नोट्स जरूर करें, प्रॉपर आप लोग को पढ़ाया जाएगा, एकदम नोट्स बना के आप लोग चलेंगे। चलिए, केमिस्ट्री का एटम और बायोलॉजी का सेल बिल्कुल एक चीज नहीं है। चलिए उसको हम लोग समझते हैं अच्छे से। जैसे हम पहले एटम के बारे में लिखते हैं, एटम्स। आप लोग एग्जांपल देंगे एटम्स का। अगर इसमें एग्जांपल में लिखे तो जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, ये सारे एटम है। बहुत सारे एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाता है, बहुत सारे एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल से बनाता है। आप लोग को हम केमिस्ट्री से भी जहां जरूरत हो फिजिक्स से भी लिंक करके आप लोग को हमेशा हम पढ़ाएंगे। हम साइंस को साइंस की तरफ पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि बायोलॉजी पढ़ा रहे तो बायोलॉजी तक ही रहे। चीजों को अगर कोरिलेट करके जब तक नहीं पढ़ते तो फिर साइंस पढ़ने में मजा नहीं आता है। साइंस क्या, कोई भी सब्जेक्ट को जब हम जोड़ के पढ़ते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होता है और चीजें समझ में भी आती है और लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती है। तो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स होता है। ये एटम कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। जैसे वाटर एक मॉलिक्यूल्स हो गया, CO2 एक मॉलिक्यूल हो गया, ऑक्सीजन गैस ये एक मॉलिक्यूल्स हो गया। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। सर ये किस चिड़िया की नाम है, तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स फिलहाल के लिए आप लोग हम बता रहे हैं। जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट का नाम सुना है, प्रोटीन का नाम सुना है, फैट का नाम सुना है, ये सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल से। ये किस चीज से मिलकर बना हुआ है, ये बना हुआ होता है मॉलिक्यूल से। जब ये कंबाइंड करता है किसी रेशियो में, किसी तरह ये सब मिलकर रिएक्शन करके तो प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। ये सारे क्या कहलाते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स। जब ये सारे चीज मिलते हैं एक साथ तो सेल का निर्माण करता है। किसका, सेल का, जिसे हम लोग लिविंग बोलते हैं। अगर पूछे जान कहां से आई, लिविंग कहां से आई, तो सेल में आती है फर्स्ट टाइम।
एटम में कोई भी जान नहीं होती है, मॉलिक्यूल्स में भी नहीं होती है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स में भी नहीं होती है। हाँ, बट जब ये कंबाइन करता है, इसमें कुछ ऐसा एक्टिविटी हो जाता है, जो चीजें अपने आप इसमें होने लग जाती है, उसी को तो लिविंग बोलते हैं हम लोग, फिर उसी को हम लोग सेल बोल देते हैं। ये किस चीज से मिलकर बना होता है? प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। फिर इसके बाद आप लोग जानते होंगे, सेल, बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाता है, और बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाता है? ऑर्गेनिज्म बनाता है। ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बीइंग, कैट, रैट, जो भी चीजें है, ये बनाता है कौन? बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके। तो सेल, देखिए हम लोग यहाँ पे आ गए, इससे पहले चीजें पढ़ लिए, फिर इसके बाद भी पढ़ लिए। तो सेल किस तरह से डिफरेंट एटम से, कुछ आया समझ में? देखिए यहां से सेल, जो कि केमिस्ट्री का पार्ट है। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री ही तो रियल साइंस है, जिसमें हम एटम के बारे में पढ़ते हैं, और बायोलॉजी में जो कुछ भी पढ़ते हैं सब कुछ एटम एंड मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। एवरीथिंग मैटर, मैटर सारा एटम एंड मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। यहां से सेल हो गया, यहां से एटम हो गया, और यहां से सेल हो गया। बिल्कुल सेम चीज नहीं है एटम एंड सेल। आई थिंक अब आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सेल क्या होती है और एटम क्या होती है। मतलब करोड़ों एटम्स मिलके, करोड़ों एटम्स मिलके, अरबों एटम्स मिलके क्या बनाता है? सेल बनाता है। फिर यहां से जिंदगी की शुरुआत होती है, यहां से लाइफ की शुरुआत होती है। तो हम लोग सेल समझ लिए। उसके बाद हम लोग समझते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, मतलब अर्थ पे जिंदगी की शुरुआत कहां से हुई और कैसे हुई, कब से हुई। तो आप लोग नोट्स जरूर करें इस चीजों को। हमने सेल देखा कि सेल क्या होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थ पे लाइफ की ओरिजिन मतलब कैसे हुई। डिटेल्स में तो नहीं पढ़ना है, कब हुई और कहां से हुई और किस प्रकार से, थोड़ा मोड़ा हम समझाने की आप लोगों की कोशिश करेंगे जितना आप लोगों के सिलेबस में। हाँ, और आप लोग को एक बात मैं बता दे रहा हूँ, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूँ, सारी बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ठीक है ना। तो आप लोग ये दिमाग से हटा देना कि मैं एक्स्ट्रा कुछ पढ़ा रहा हूँ, बस उसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से नोट्स बना के आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, मतलब जिंदगी की शुरुआत अर्थ पे हुई, तो कब हुई और कहां से हुई। तो लाइफ बिगेन इन वाटर, हम लोग को पता है, जैसे आप लोग को पता है कि जिंदगी की शुरुआत कहां से हुई? पानी से हुई। और हम लोग का ऐसा शुरू से मानना है कि आप लोग को पता होगा कि जिंदगी की शुरुआत जो है ओशियन में हुई, मतलब पानी में, कहा? ओशियन से हुई। बट हम लोग आज इसमें कुछ डिफरेंट पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट का मत है कि ओशियन में नहीं हुआ, ये स्मॉल पॉन्ड्स पूल में हुआ है, मतलब छोटे छोटे तालाब होता है, जो झरना होता है, वहां से हुई। तो वही बात को इसमें समझाया गया। देखते हैं, लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। वाटर चाहे ओशियन में हो चाहे पूल्स में हो, उसे फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब यहाँ से ये निकला, स्मॉल वाटर पूल्स, जिंदगी की शुरुआत कहाँ से हुई? स्मॉल वाटर पूल्स। चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन, मतलब वहां का इन्वायरमेंट चेंज हो रहा था। किस तरह से चेंज हो रहा था? हॉट स्प्रिंग, मतलब स्मॉल वाटर पूल्स, मतलब वाटर का झरना, जहां से पानी गिरती है, निकलती है, उत्पत्ति होती है, उसे क्या बोलते हैं? हॉट स्प्रिंग। एक्सट्रीम टेम्परेचर, वहां का टेम्परेचर क्या है? काफी हाई टेम्परेचर है, इतना टेम्परेचर है कि पानी बॉयल हो सकता है, नियर टू बॉइलिंग पॉइंट। कितना होता है? लगभग 100 डिग्री के आसपास होता है। वहां का टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री के आसपास होता है। पानी रख देंगे, नॉर्मल पानी, तो उसे गर्म कर देगा और वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देगा। तो स्मॉल वाटर फूल्स में जो लाइफ की ओरिजिनेट हुई, जहां का इन्वायरमेंट चेंज हो रहा था, काफी हॉट इन्वायरमेंट था, हॉट स्प्रिंग, एक्सट्रीम टेम्परेचर, ठीक है ना। ये कहां पे? इसका एग्जांपल पूगा वैली। पूगा वैली कहाँ है? लद्दाख में। लद्दाख कहाँ है ये भी बताने की जरूरत है? इंडिया में। इंडिया में जो लद्दाख है, वहां पे एक वैली है, एक घाटी है, सॉरी एक वैली है, जो वैली का नाम है पूगा वैली। वहां का पानी काफी गर्म होता है, अपना टेम्परेचर वहां पे काफी हाई मेंटेन रखता है, वो 100 डिग्री के आसपास। उसका एग्जाम्पल और मैं जैसे बता रहा हूं, जैसे एक है मणिकर्ण, पता है आप लोग को? कहा है ये मणिकर्ण? ये है एचपी, हिमाचल प्रदेश में है। वहां का भी पानी काफी गर्म होता है,
उत्तराखंड में भी है, उत्तराखंड में है, उसका नाम क्या है आप लोग बताएंगे हमको, ठीक है ना। और पूगा वैली के आसपास ही है एक जगह और है जिसका नाम है पंजाह, पंजाब नहीं पंजाह, वहां का पानी भी काफी गर्म होता है। उड़ीसा में भी एक है, वेस्ट बंगाल में भी एक है, आप लोग बताएंगे उड़ीसा में कौन सा है, वेस्ट बंगाल में कौन सा है, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखा हो, पूगा वैली लद्दाख इंडिया मेंटेन वेरी हाई टेम्परेचर, लगभग 100 डिग्री के आसपास वहां का टेम्परेचर रहता है। इवन इन कोल्ड क्लाइमेट्स, ठंडी के दिन में भी, सिमिलर टू अर्लियर अर्थ 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इसका कहने का मतलब ये हुआ, पहले एक बात और बेसिक बात समझिए, हमारा अर्थ जो है लगभग 4.54 बिलियंस पुराना है, मतलब कितना हुआ 454 करोड़, करोड़ 454 करोड़ ईयर। देखिए कितना पुराना हमारा अर्थ है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें से लाइफ की शुरुआत कब से हुई, 3.5 बिलियंस, मतलब अर्थ बनने के बाद लगभग 100 करोड़ के बाद जिंदगी की शुरुआत वहां से हुई। और उस समय वहां का क्लाइमेट्स कैसा था, काफी हॉट क्लाइमेट्स था, काफी हॉट क्लाइमेट्स था। मतलब जैसा क्लाइमेट्स ऐसा एज्यूम किया जाता है कि पूगा वैली का है, मतलब हॉट, एक्सट्रीम हॉट, वैसा कंडीशन अर्थ पे रहा होगा 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक। वहां पे जो बैक्टीरिया पाया जाता है, कहा, पूगा वैली में, या फिर जो इस टेम्परेचर पे, कितना, काफी हाई टेम्परेचर पर जो बैक्टीरिया पाया जाता है, उस बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं थर्मोफाइल्स बैक्टीरिया। ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया है थर्मोफाइल्स। थर्मो मतलब क्या होता है, हीट। टर्मिनोलॉजी जब हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ते हैं तो टर्मिनोलॉजी का बिल्कुल ध्यान रखना है। थर्मो मतलब क्या होता है, हीट, और फाइल्स मतलब लव, मतलब हीट को लव करने वाला, हीट को लव करने वाला मतलब वहां पे काफी ज्यादा टेम्परेचर में रहने वाले बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोफाइल्स बोलते हैं। लिव हेयर, ठीक है ना। कहां पे रहता है ये, पूगा वैली में। हीट लविंग यूनिसेलुलर बैक्टीरिया, जो थर्मोफाइल्स बैक्टीरिया है, कैसा है वो, हीट लविंग है, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया। यूनिसेलुलर मतलब क्या, एक ही सेल से मिलकर बना हुआ है। हम लोग जानते हैं कि सेल दो टाइप का होता है, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म दो टाइप का होता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो बैक्टीरिया है, सारे के सारे बैक्टीरिया कैसा है, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। इस बातों को आप लोग अभी से याद करते जाएंगे। आपके बुक में बस कैल्शियम कार्बोनेट लिख के छोड़ दिया है, वहां पे उसका केमिकल फॉर्मूला नहीं बताया गया। अगर ये छोटी सी जानकारी भी यहाँ पे जान लेंगे तो कितनी अच्छी रहेगी, आगे चल के पढ़ना ही है। 10th में तो पूरा इसका रिएक्शन पढ़ना, इतना पढ़ना है कैल्शियम कार्बोनेट, पूछिए ही मत। डिपोजिट्स फ्रॉम द अराउंड, अब देखिए क्या बोल रहा है, जैसे ये झरना है, मतलब हॉट स्प्रिंग है, यहाँ का पानी काफी हॉट है, काफी हॉट है, तो यहाँ पे अंदर में बहुत सारे एटम भी होंगे और वो मॉलिक्यूल होंगे, मॉलिक्यूल कंबाइन होकर मैक्रो मॉलिक्यूल बनाएंगे, फिर जाके वो सेल बनाएंगे, मतलब बैक्टीरिया भी बना सकता है। तो उसके अराउंड क्या होता है, उसके अराउंड कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर डिपोजिट हो जाता है, जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर जो भी चीज है उसको वो क्या करेगा, वो प्रोटेक्ट करेगा। कौन करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर। पढ़ते हैं फिर आप लोग को अच्छे समझाते हैं। फाउंड बाई बीरबल सैनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस लखनऊ, एक इंस्टीट्यूट है जहां पे इन सब चीजों के बारे में स्टडी किया जाता है कि अर्थ कितना पुराना है, अर्थ पे जो लाइफ की उत्पत्ति हुई कब हुई थी, मतलब बहुत पुराने पुराने चीजों के बारे में स्टडी की जाती है। वैसा एक इंस्टीट्यूट है, जिस इंस्टीट्यूट का नाम है बीरबल सैनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस। अब पैलियो साइंस मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पैलियो जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है प्राचीन, ओल्ड, फॉसिल्स। साइंस मतलब तो साइंस, ऐसा साइंस जहां पे पुराने चीजों के बारे में स्टडी किया जाता है, फॉसिल्स के बारे में स्टडी किया जाता है, वैसे इंस्टीट्यूट में इस चीजों को रिकॉग्नाइज किया गया है। किस चीजों को, पूगा वैली के बारे में, जहां का टेम्परेचर काफी हाई टेम्परेचर रहता है, और ऐसा ही टेम्परेचर अर्लियर अर्थ पे लगभग 3.5 बिलियन एगो पाया जाता था। चलिए, प्रोटेक्टेड मॉलिक्यूल फ्रॉम हार्मफुल कंडीशन, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर डिपोजिट होता है इसके अराउंड में, ये क्या करता है कि बाहर से आने वाले हार्मफुल रेडिएशन या कोई भी अनवांटेड चीजों से इसे प्रोटेक्ट करता है,
प्रोटेक्ट करता है। फॉर्मेशन ऑफ बैरियर डेट डिफाइंड सेल या सेल मेम्ब्रेन। देखिए ये जो हॉट स्प्रिंग मान लीजिए उसको फिलहाल के लिए, ये जो हॉट स्प्रिंग है इसमें एटम है होंगे बहुत सारे, एटम जुड़ के क्या बना रहा होगा, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल जुड़ के क्या बना रहा होगा, मैक्रो मॉलिक्यूल, और बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल मिलकर क्या बना रहा होगा, वो सेल बना रहा होगा। मान चलिए यहाँ पे कोई सेल का फॉर्मेशन हो गया, अब इसे प्रोटेक्शन भी चाहिए, लिविंग चीज है तो बिना प्रोटेक्शन का ही नहीं रहेगा। हम लोग पढ़ते हैं सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होता है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है उस समय स्टार्टिंग दौर में क्या क्या होगा, इसे एक प्रोटेक्शन दिया होगा, फिर बाद में यही यहाँ पे एक बैरियर का काम किया होगा। मतलब इसको हम स्लैम लैंग्वेज में ऐसे भी समझ सकते हैं कि बाद में भी ये सेल मेम्ब्रेन बन गया होगा, सेल वॉल बन गया होगा। अगर प्लांट बना होगा उस सेल से, तो उस सेल से एनिमल बना होगा तो सेल मेम्ब्रेन बन गया होगा। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे एक बैरियर का काम किया। तो ये सारी बातें एनसीईआरटी में दी हुई है, डिटेल्स में दी हुई है। तो चलिए इसका समरी एक बार फिर से आप लोगों को हम बता रहे हैं। लाइफ की शुरुआत कहां से हुई, वाटर से हुई है। वाटर में पहले साइंटिस्ट लोग का मानना था कि ओशियन से हुई है, बट कुछ साइंटिस्ट का मानना है, जैसे बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ प्लायोसाइंस, बहुत ही रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है। ऐसा नहीं समझिए कि इंडिया में है तो अपना कोई थ्योरी दे दिया गया है। कोई भी थ्योरी वैलिड होती है एनसीईआरटी में तभी पढ़ते हैं जब वो वर्ल्ड वाइड होती है, जब उसे सारा वर्ल्ड एक्सेप्ट कर चुका होता है। तो बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ प्लायोसाइंस ने ही थ्योरी दिया कि लाइफ की ओरिजिन जो है कहां से हुई, स्मॉल वाटर पूल्स, जैसे पूगा वैली लद्दाख में है वहां से हुई होगी। वहां का कंडीशन कैसा है, जो अर्लियर अर्थ 3.5 बिलियन एगो था उसी टाइप का कुछ कंडीशन यहाँ पे भी होगा अर्थ का। तो जब यहाँ पे मैक्रोमोलिक्यूल बन सकता है, सेल बन सकता है, थर्मोफाइल्स बैक्टीरिया यहाँ रह सकता है जो कि यूनिसेलुलर बैक्टीरिया है, तो अर्थ पे भी स्टार्टिंग में रहा होगा या फॉर्मेशन हुआ होगा। तो यहां तक को आप लोगों की बातें क्लियर हो जानी चाहिए। आप लोग नोट्स जरूर करें, मैं फिर बोल रहा हूं। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग यहां तक रहने देते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर कमेंट भी जरूर करें, और कोई स्पेशल टॉपिक या चैप्टर का डिमांड हो तो आप लोग बता सकते हैं, सर इस टॉपिक बता दीजिए स्पेशल, तो हम उसको एक छोटा सा वीडियो बना के डाल देंगे। अब इसका सेकंड लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे, उसमें होगा क्या, माइक्रोस्कोप के बारे में। बिना माइक्रोस्कोप का तो सेल का स्टडी करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि सेल इतना छोटा होता है कि उसे हम नेकेड आई से देख ही नहीं सकते हैं। जब नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं तो उसके देखने के लिए मुझे कोई एड्स की जरूरत होती है। वो एड्स क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप नहीं। टेलीस्कोप से हम लोग सेलेस्टियल और क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, मतलब खगोलीय ऑब्जेक्ट्स को। माइक्रोस्कोप छोटे चीजों को देखने में यूज होता है। तो माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किसने किया, कितने टाइप का होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। हाँ, एनसीईआरटी के अंदर में ही पढ़ेंगे, उसी के दायरा में पढ़ेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। तो थैंक यू।